हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेटर पोस्ट की एक और वैकेंसी आई है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न सेंटर्स में, जिसमें से एलपीएससी, आईपीआरसी और इसरो के हेडक्वार्टर में वैकेंसी है। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी वैकेंसीज है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई है? यह है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पोस्ट की वैकेंसी आई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसरो के विभिन्न सेंटर्स या यूनिट्स में वैकेंसी आई है। और इसके साथ साथ एक और वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है SSC 03/2025। 22 सितंबर को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देख लेते हैं, कहां पे कितनी वैकेंसीज है और किस कैटेगरी के लिए है। तो सबसे पहली वैकेंसी है, ये इसरो का सेंटर है यानी इसरो का एक यूनिट है, एलपीएससी यानी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरला में। पोस्ट कोड इसका है 7 और यहां पे वैकेंसी है एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सारी वैकेंसी से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। दूसरी वैकेंसी आईपीआरसी यानी इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में है। एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसका भी पोस्ट कोड 7 ही है। तीसरी वैकेंसी है इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, कर्नाटका में। इसका भी पोस्ट कोड 7 ही है और इसमें भी एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये तीनों जो आप देख रहे हैं वैकेंसी, ये पोस्ट कोड 7 के अंदर है, यानी इन तीनों के लिए आपको एक एप्लीकेशन डालना है। इसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फिल करना होगा। ये वैकेंसी कहां पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसका एप्लीकेशन आपको सेपरेटली फिल करना है। इसका पोस्ट कोड है 8 और यहां पे भी एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जो लोग भी IISST में भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको एक एप्लीकेशन और भी सबमिट करना होगा, एक पोस्ट कोड 7 के लिए, जिसमें कि 3 वैकेंसीज है डिफरेंट इसरो के यूनिट्स में, और एक एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन एग्जाम आपका एक साथ होगा और आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी एक ही डालना है। और इन चारों पोस्ट के लिए आपका एक ही एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल एलिजिबिलिटी यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। तो जैसा कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आमतौर पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वही यहां पे भी है। इसमें भी टोटल आपके 5 कंडीशंस है। तो देख लेते हैं एक एक करके। पहला है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। तो मास्टर्स डिग्री आपका हिंदी में होना चाहिए, विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। दूसरा कंडीशन क्या है? मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो अगर आपका मास्टर्स हिंदी में है तो इंग्लिश या तो आपका कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। और अगर आपका मास्टर्स इंग्लिश में है तो हिंदी या तो आपका कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। ठीक है। तीसरा कंडीशन में आते हैं, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री किसी और सब्जेक्ट में किया है, हिंदी या इंग्लिश के अलावा, और आपका मास्टर्स डिग्री का मीडियम हिंदी था एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और इसके साथ साथ इंग्लिश या तो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट था या इलेक्टिव सब्जेक्ट था या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथे कंडीशन पे आते हैं, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो अगर आपका मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में है, लेकिन आपका मास्टर्स डिग्री इंग्लिश मीडियम में था और हिंदी या तो आपका कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम कंडीशन क्या है? मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और आइदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो अगर आपका मास्टर्स डिग्री किसी और सब्जेक्ट में था, हिंदी या इंग्लिश को के अलावा, और इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था, या फिर इन दोनों में से एक आपका कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था और दूसरा आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पांचों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के केस में सेटिस्फाई होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास या तो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो जितने भी लोग PGDT, PGCR ये सारे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करके रखे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर बाकी का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो। अब सैलरी यानी वेतन की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों पोस्ट कोड के लिए है, दोनों पोस्ट कोड यानी पोस्ट कोड 7 और पोस्ट कोड 8 दोनों के लिए है।
दोनों का पोस्ट सेम ही है, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। और ये लेवल 6 का पोस्ट है जिसका पे मैट्रिक्स होता है 35,400 से 1,12,400। तो इसके साथ साथ अन्य भत्ते भी आपको इसरो की तरफ से दिए जाते हैं, यानी अन्य अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 10 से 15,000 आपका मंथली एक्स्ट्रा आएगा इस पे मैट्रिक्स में होते हुए भी, और आपको क्वार्टर फैसिलिटी भी दिया जा सकता है। तो इस तरह काफी अच्छी पोस्ट है, काफी अच्छा इसका पे मैट्रिक्स है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, आयु सीमा। तो यहां पे सबसे अच्छी बात है कि 18 से 35 वर्ष तक के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 ईयर्स है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पोस्ट्स में 30 साल ही अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। और सिंस यहाँ पे सारे पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऑलरेडी यहाँ पे 35 एज लिमिट रखा गया है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। और जो एज लिमिट निर्धारित करने की जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, 13 अक्टूबर 2025, यानी 13/10/2025 तक को आप कितने साल के हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आयु की गणना कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया नोटिफिकेशन में, लेकिन जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो इस वाली वेबसाइट पे जाके आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट ले सकते हैं कि कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, या उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी सूचना दी जाती है तो आपको इस वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पीरियड यानी आवेदन अवधि की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने वाला है 23 सितंबर से, यानी आज से ही ये स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, 13/10 यानी 13 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो आपका कट ऑफ डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, और वो डेट क्या है 13 अक्टूबर। तो कट ऑफ डेट आप लोग याद रखिएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको इस वाले लिंक पे जाना है। यही लिंक अप्लाई करने का ये लिंक है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वाले लिंक पे जैसे ही आप जाएंगे ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहां पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जो आपने ईमेल प्रोवाइड किया है वो ईमेल आईडी आपका यहां पे जाएगा, और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसके थ्रू आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके वहां पे पोस्ट आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे और फाइनली पेमेंट करके सबमिट कर देंगे। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, पोस्ट कोड 7 और पोस्ट कोड 8 उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जो अभ्यर्थी दोनों पदों यानी कोड 7 और पद कोड 8 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 2 अलग अलग आवेदन करने होंगे, और शुल्क का भुगतान भी अलग अलग करना होगा, यानी पेमेंट भी आपको अलग अलग करना होगा। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एक ही केंद्र का चयन करना होगा, मतलब सेम सेंटर आपको देना होगा, क्योंकि इसकी परीक्षा यानी इसका एग्जाम एक ही होगा। बस आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, अलग अलग पेमेंट आपको करने होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसका ध्यान रखिएगा। 2 एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा अगर आप दोनों पोस्ट के लिए यानी पोस्ट कोड 7 और पोस्ट कोड 8 के लिए अप्लाई करते हैं, तो अलग अलग फी भी पे करना पड़ेगा आपको। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करना होगा, मतलब आप चाहे कोई भी कैटेगरी में हो, सारे लोगों को 750 रुपये पे करना होगा। एग्जाम फी यानी रजिस्ट्रेशन फी जो भी आप उसको बोल लें। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज विल बी रिफंडेड फुल फी, अदर कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड ₹500 एंड रिटेनिंग द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹250। मतलब कि जितने भी फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा पैसा आपका वापस आ जाएगा जब आप लिखित परीक्षा में उपस्थित रहेंगे तो। ठीक है, और जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उन लोग का 500 रुपए रिफंड आ जाएगा 750 में से, और 250 रुपए आपका काट लिया जाएगा एप्लीकेशन फी के तौर पर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन से लोग हैं। तो वुमेन, SC, ST, एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये सारे फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। तो आपको पे करना होगा फी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते समय 750 रुपए, लेकिन जैसे ही आप लिखित परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो आपका पूरा पैसा यानी कि 750 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। और जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों का 500 रुपए वापस किए जाएंगे 750 में से। ठीक है, शुल्क की वापसी हेतु आवेदक को अपना सही खाता विवरण उपलब्ध कराना होगा। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते समय आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाए तो वहां पे आप लोग अकाउंट नंबर सही दीजिएगा, तभी आपका रिफंड आ पाएगा। Only those candidates who appear for written test will be eligible for refund of fee। तो आपने एप्लीकेशन फी यहां पे जो सबमिट किया है वो तभी आपका रिफंड होगा जब आप रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा केंद्र। तो कौन कौन से सिटीज में आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता,
लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची एवं तिरुवनंतपुरम। तो इन्हीं सिटीज में आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके लोकेशन से नियरेस्ट सिटी कौन सी है और वहां पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस दे सकते हैं। कट ऑफ तिथि या तो एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, इन सारे चीजों के लिए कट ऑफ तिथि क्या रहेगी यानी कट ऑफ डेट क्या रहेगी 13 अक्टूबर, जो कि एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट भी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया। ये 2 लेवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और जितने भी लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका स्किल टेस्ट भी होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, लिखित परीक्षा का पैटर्न। द रिटन टेस्ट विल बी अ पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन और ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट एज डिसाइडेड बाय एसएससी और इसरो। तो ये आपका पेन पेपर बेस्ड यानी ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, जो आपको बाद में बताया जाएगा, जैसा भी इसरो या एसएससी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें पार्ट ए होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और जो पार्ट बी होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और इसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। Those who secure minimum 60% marks in the written test shall be declared as qualified in the written test. From among qualified candidates, the candidates will be called for skill test in the ratio 1:5 with a minimum of 10 candidates. तो लिखित परीक्षा में मिनिमम आपका 60% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप आगे के स्टेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जितने भी लोगों का 60% से ज्यादा मार्क्स आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में, उन्हीं लोगों में से 5 गुना कैंडिडेट्स को, मतलब यहां पे कितनी वैकेंसी है 4 वैकेंसी है, मतलब कि टोटल 20 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन पार्ट ए जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो आपको मैंने बताया कि पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, मतलब कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है। 50 क्वेश्चन पार्ट ए में, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और हर एक का नंबर कितना रहेगा, 1-1 अंक के सारे प्रश्न रहेंगे इसमें। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस इन पार्ट बी, तो पार्ट बी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन कैरिंग 20 मार्क्स ईच। तो 2 पैसेज आपको दिया जाएगा ट्रांसलेशन के लिए, एक आपको हिंदी से इंग्लिश में और एक आपका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना रहेगा। दोनों का नंबर रहेगा कितना, 20-20 नंबर के रहेंगे 2 ट्रांसलेशन। और दूसरे टाइप का प्रश्न क्या आएगा, एक्सपेंशन ऑफ गिवन थॉट एनी 2 आउट ऑफ 4 थॉट्स। तो कुछ टॉपिक्स दिया रहेगा या फिर कुछ थॉट दिया रहेगा जिसको आपको एक्सपैंड करके लिखना रहेगा और इस तरह के 2 प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर के। तो टोटल मिला के आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव टाइप में 2 ट्रांसलेशन आएगा 20-20 नंबर का, तो वो 40 नंबर हो गया। और एक्सपेंशन ऑफ गिवन थॉट्स यानी विचार विस्तार के प्रश्न रहेंगे जिसमें से 4 में से 2 करने रहेंगे। 4 आपका हो सकता है टॉपिक टाइप का कुछ दिया रहेगा, उसमें से आपको 2 के बारे में लिखना रहेगा और इसके नंबर कितने होंगे 5-5 नंबर के, ये 2 विचार विस्तार के टॉपिक्स या प्रश्न रहेंगे। तो ये टोटल मिला के आपका रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें से जितने लोग भी 60% से ज्यादा लाएंगे, तो 60% से ज्यादा नंबर लाने वालों में से जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 गुना, मतलब 4 वैकेंसी है तो उसमें से 4x5 यानी 20 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट विल बी प्योरली ऑन गो नो गो बेसिस, मतलब एक तरह का ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्किल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो इसमें जितने भी मार्क्स आएंगे उसको ऐड नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, बट ये क्वालिफाई करना जरूरी है। द स्किल टेस्ट will be evaluated on a 100-point scale with minimum 60% for qualification। तो बेसिकली जो स्किल टेस्ट आपका होगा वो क्वालिफाइंग होगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा और 100 में से 60 नंबर आपको लाने रहेंगे। अगर आप 60 नहीं ला पाते हैं तो चाहे कितना भी आपका लिखित परीक्षा में नंबर हो, आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं और आप टॉप 4 में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द स्किल टेस्ट शैल बी ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। तो स्किल टेस्ट भी आपका 2 घंटे का ही होगा। Those who secure minimum 60% marks in the skill test shall be declared as qualified। तो जितने भी लोग 60% मार्क्स लाएंगे स्किल टेस्ट में, वही लोग क्वालिफाई माने जाएंगे स्किल टेस्ट में। और स्किल टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, द स्किल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पैसेजेस फॉर प्रेसी राइटिंग यानी सार लेखन के 2 अनुच्छेद दिए रहेंगे 20-20 नंबर के। तो ये हो गया 2x20 मतलब 40 नंबर के प्रेसी राइटिंग। और 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा कैरिंग 30 मार्क्स ईच। और 2 आपका ट्रांसलेशन का भी पैसेज दिया रहेगा, एक का आपका हिंदी से इंग्लिश करना रहेगा और एक का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, और दोनों आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो 30 × 2 60 हो गया। तो 2 प्रेसी राइटिंग आपको रहेगा
यानी सार लेखन, और 2 ट्रांसलेशन के पैसेज रहेंगे। टोटल मार्क्स हो गया आपका स्किल टेस्ट का 100 मार्क्स, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 60। और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, यानी अंतिम चयन। द फाइनल सिलेक्शन शैल बी डन अमॉन्ग्स्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स प्योरली बेस्ड ऑन द scores obtained in the written test from amongst candidates who qualify in the skill test with minimum 60% marks. Empanelment shall be done in the order of marks obtained in the written test. तो जितने भी 20 लोग स्किल टेस्ट में अपीयर होंगे और उसमें से जितने लोग 60% मार्क्स से ज्यादा स्किल टेस्ट में लेके आते हैं, उनकी रैंकिंग रिटन टेस्ट के बेसिस पे की जाएगी और जो टॉप के 4 कैंडिडेट्स रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो समरी में अगर आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा जो होगा, जिसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग होगी, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, उसके लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% मार्क्स, तभी आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका 60% आ जाए तब आप क्वालिफाई कर जाए, वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाता है उसका। और स्किल टेस्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, और इसमें 60% लाना है क्वालिफाई करने के लिए। इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे। अंतिम चयन के लिए यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट के मार्क्स को ही आधार बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है, यानी रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका आएगा पार्ट ए में, उसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा, और 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। प्रश्न भाषा, शब्दों, पदबंधों के सही प्रयोग और साथ ही अभ्यर्थी की भाषा को सही एवं प्रभावशाली ढंग से लिखने के अभ्यर्थियों के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए यह परीक्षा होने वाली है आपकी। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी एवं विपरीतता शब्दों का अनुवाद, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के आपके वर्ड या शब्द दिए रहेंगे, जिसका आपको ट्रांसलेशन फाइंड आउट करना रहेगा ऑप्शंस में से। 2 समान लगने वाले शब्दों में अंतर बताने के लिए वाक्यों में प्रयोग, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में वाक्यों में व्याकरण का सही प्रयोग, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो ये दोनों विषयों के लिए है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों के लिए। तो इस तरह के प्रश्न आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप पूरा सिलेबस पढ़िएगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पूरा सिलेबस आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसमें आपके आ सकते हैं क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के प्रश्न आ सकते हैं, वाक्य शुद्धि के प्रश्न आ सकते हैं, समानार्थी शब्द, ये सब जितने भी टॉपिक्स होते हैं आमतौर पर जो आपके विभिन्न ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जिस तरह के प्रश्न आते हैं, एसएससी सीएचटी को आधार बना के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एडिशनल यही आएगा कि आपको हिंदी और अंग्रेजी के शब्द दिए रहेंगे, जिसका आपको ट्रांसलेशन सेलेक्ट करना रहेगा ऑप्शंस में से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न आएगा उसमें तो मैंने आपको बता दिया है कि अनुवाद के लिए 2 अनुच्छेद दिए रहेंगे, एक का हिंदी से इंग्लिश और एक का इंग्लिश से हिंदी, प्रत्येक के 20-20 अंक रहेंगे। और विचार विस्तार, इसमें आपको कोई टॉपिक दिया रह सकता है, कोई फ्रेज दिया रह सकता है, कोई वाक्य दिया रह सकता है, और उसको आपको विस्तार करना होगा, विस्तार में उसको लिखना होगा उस टॉपिक पे या उस वाक्य पे, उस फ्रेज पे। और इसमें प्रत्येक के 5-5 नंबर होंगे। तो इस तरह से 50 नंबर का ये भी होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। कौशल परीक्षा, इसका भी मैंने आपको बता दिया, सार लेखन आएगा, 2 अनुच्छेद 20-20 नंबर के, और ट्रांसलेशन के 2 अनुच्छेद दिए रहेंगे, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इसके 30-30 नंबर रहेंगे। ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 60% इसमें लाना जरूरी है, यानी 60 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। तो ये थे इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जो भी लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, वो लोग जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसरो में काम करने की, इसरो के विभिन्न यूनिट्स में एज ए ट्रांसलेटर, एज ए ट्रांसलेशन ऑफिसर काम करने की। तो जरूर से जरूर आप लोग अप्लाई कीजिए। एज लिमिट भी यहाँ पे 35 ईयर्स तक है, तो काफी ज्यादा लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कीजिए। और इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं, आपके क्वेरी को आंसर कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं ट्रांसलेटर पोस्ट की किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।